कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने 76 फ्लैट है, जिनकी चाबियां सौंपेंगे। माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन, जहां भूमि कब्जा मुक्त कराकर गरीबों के आवास बने। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ये फ्लैट बनाए गए। फ्लैटों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी 20 लाभार्थियों से संवाद भी करने वाले हैं। तो आइए आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी बता देते हैं। सीएम योगी 11:10 पर प्रयागराज हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और वो सीधे वहां से सर्किट हाउस जाएंगे। इसके बाद वो 11:30 पर लूकरगंज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां वो चयनित 76 लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी भी सौंपेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रयागराज वासियों को सीएम योगी क्या सौगात देंगे वो भी आपको बता देते हैं। सीएम योगी प्रयागराज को 768 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वो 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही इसमें 107.71 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वहीं 660.05 करोड़ की 197 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो योजनाओं में महाकुंभ 2025 की भी योजनाएं शामिल है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है आज और इस दौरान प्रयागराज वासियों को बड़ी सौगात भी देंगे। करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर भूमि कब्जा मुक्त कराकर गरीबों के लिए आवास बनाया गया, जिसकी चाबी सीएम योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को देंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये फ्लैट बनाए गए हैं। तो फ्लैटों का स्थलीय निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो सीएम योगी 20 लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही 76 लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी भी सौंपेंगे। लूकरगंज के लीडर प्रेस मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 76 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक जिलों के दौरे पर है। लगातार जहां एक तरफ वाराणसी से काशी दौरा उनका था, उसके बाद प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। लगातार तमाम जिलों को सौगात देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। विवेक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? चूंकि आज प्रयागराज में सीएम का दौरा है, प्रदेश के मुखिया प्रयागराज पहुंचेंगे और प्रयागराज वासियों को बड़ी सौगात भी देंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले ऋतु आपको बताना चाहता हूं कि सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे और यहां से पहुंचने के बाद सीधे कार द्वारा वो लूकरगंज स्थित उस जगह पहुंचेंगे जहां पर जो जमीन अतीक अहमद माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई थी और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने वहां पर गरीबों के लिए एक मकान और फ्लैट्स बनाए थे। उन फ्लैट्स की चाबियां जो लाभार्थी हैं उनको देकर उनका गृह प्रवेश कराएंगे। बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद ने यहाँ पर कब्जा किया था, उसके बाद योगी सरकार ने इसको अपने कब्जे में लिया था, उस पर मकान बनवाए थे और गरीबों और मजलूमों को आज उनकी खुशी का दिन है जब सूबे के मुखिया खुद वहां पर 20 लोगों को ये चाबियां देकर उनका गृह प्रवेश कराएंगे। हालांकि कुल 76 फ्लैट्स बने हैं और 76 फ्लैट्स की आज पीडीए ने पहले ही घोषणा कर चुकी है, उनका लाभार्थियों का नाम निकल चुका है। तो ऐसे में आज सूबे के मुखिया यहां पहुंचकर उन लाभार्थियों को उनका लाभ देंगे। उसके बाद वो 767 करोड़ की जो परियोजना है उसका भी शिलान्यास प्रयागराज में करेंगे। लगभग 2 घंटे का वक्त बताया जा रहा है जो वो प्रयागराज में गुजारेंगे। हालांकि प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में आज सुबह से ही मौसम काफी खराब है, लगातार बारिश हो रही है, तो हो सकता है अगर कार्यक्रम में कुछ बदलाव हो, लेकिन फिलहाल अभी तक सूबे के मुखिया सुबह 11 बजे तक यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। जी।
ठीक है विवेक, और देखिए ये बेहद खूबसूरत तस्वीर होगी जब जहां कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर ये फ्लैट बनाए गए हैं और इन फ्लैटों की चाबी सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए लाभार्थियों को नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ चूंकि देखिए निरीक्षण भी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे और इसके साथ चूंकि महाकुंभ है उसको लेकर भी तमाम परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। विवेक, महाकुंभ लगने वाला है जिसको लेकर लगातार शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। वो तमाम कवायद की जा रही है क्योंकि दिव्य कुंभ और महाकुंभ जिस तरीके से होता है उसके लिए जो भी बजट से लेकर और भी मूलभूत समस्याएं होती हैं उसको दूर करने के लिए सीएम योगी लगातार लगे हुए हैं। और आज का जो ये पल होगा ये बेहद खुशी का पल होगा क्योंकि हमने उन लाभार्थियों से मिले हैं ऋतु जिनको आज आशियाना मिलेगा, जो गरीब थे, जिन्होंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का छत हमको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू देखे जा सकते हैं और वो काफी खुश नजर आ रहा है। जब सूबे के मुखिया उनको चाबी देंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुत खूबसूरत पल होगा। बिल्कुल विवेक, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। मनीष, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा रहने वाला है। प्रयागराज अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। जिस तरह से माफिया ब्रदर्स के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन के बाद वहां पर फ्लैट बनाए गए और लाभार्थियों की उसकी चाबी आज दी जाएगी, बेहद खूबसूरत तस्वीर होगी ये। निश्चित तौर से आपको बता दूं कि ये वही प्रयागराज है जहां पे पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का आतंक का पर्याय आप उसको कह सकते हैं। उनका वहां पे खौफ रहता था लगातार, जिस तरीके से किसी की भी जमीन कब्जे आना बहुत आम सी बात होती थी। सरकारी जमीनों पे कब्जा आता था और कोई पूर्ववर्ती सरकारें थी, चाहे वो सपा बसपा कोई भी गवर्नमेंट रही हो, किसी ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने का काम नहीं किया था। आपको याद होगा कि 40 करीब मामले थे मगर किसी भी कोई सुनवाई नहीं होती थी, किसी भी कोई सजा नहीं थी। योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार थी जिसमें उसको सजा हुई थी, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी प्रयागराज में। उनके द्वारा जो दोनों माफिया ब्रदर्स थे उनके आतंक के पर्याय को खत्म करके वहां पे जिस तरीके से उनके कब्जे को मुक्त करा के जो गरीबों को, जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है उसके तहत जब आज जो गरीब असहाय लोग हैं जिनके घरों पे छत नहीं थी, जिनके सर पर कभी छत नहीं थी, आज जब उनको 75 फ्लैटों की चाबी सौंपेंगे तो निश्चित तौर से वो पल एक स्वर्णिम पल होगा। ये प्रयागराज के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी माफिया, और इतना बड़ा माफिया जिसका कई दशकों से वहां पे आतंक रहा हो, और न केवल उसने प्राइवेट सोसाइटीज की बल्कि सरकारी जमीनों पे कब्जा किया था, उसके कोई बोलने नहीं था। वहां पे सुशासन की जो बात करते हैं, जो योगी राज की बात करते हैं, उस योगी राज का आज जीता जा रहा उदाहरण दिया जाएगा। जो योगी मॉडल न केवल प्रदेश में, देश में बल्कि विदेशों में उसकी कहीं ना कहीं बात की जाती है। तो निश्चित तौर से आज एक गौरव का पल है उन प्रयागराज वासियों का जिनको आज जिनकी सर पे छत नहीं थी आज उनको छत मिलेगी। और उस आतंक का पर्याय करने वाले अतीक अहमद की जमीनों को मुक्त करा के, कब्जे से मुक्त करा के गरीबों को सही मायने में जिसका हक था उसको हक देने का काम करती नजर आएगी आज योगी आदित्यनाथ की सरकार। और खुद इसको अगवा बनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल मनीष, इसके साथ ही साथ कई अन्य परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। वो कौन कौन सी परियोजनाएं होंगी और खासकर 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर ये परियोजना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी? देखिए निश्चित तौर से स्थलीय निरीक्षण भी है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी जाते हैं कहीं दौरे पे रहते हैं। हालांकि इस समय आज आखिरी दिन भी है प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के जन संपर्क अभियान का, तो उसके तहत भी वो जनसभाएं भी करते नजर आएंगे, स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे तो उनकी डिपार्टमेंट की जो योजनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जिस तरफ एक तरफ गरीबों को उनके घर की छत की चाबी देते हुए नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ऋतु तो 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि माना गया था जिस तरीके से हमने देखा था कि कुंभ की तैयारी को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर खुद प्रयागराज जाके स्थलीय निरीक्षण करते हैं। आज जब वो प्रयागराज में रहेंगे तो निश्चित तौर से तमाम अधिकारी जो कि महाकुंभ की तैयारी में लगे हुए हैं, जो वहाँ की प्रशासन है उसके साथ स्थलीय निरीक्षण के साथ साथ वहाँ पे आगामी जो योजनाएं हैं उसको भी कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि कुछ पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी की जो पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी आने वाला है, 2024 के मूड में है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, तो उसको लेके भी रणनीति और वहां का क्या माहौल है उसको भी समझते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो एक तरीके से बड़ा अहम आज दौरा है और सूबे के 2 सबसे बड़े मंत्री खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि प्रयागराज क्षेत्र से ही आते हैं, उन राजनीतिक क्षेत्र भी उनका वहीं पे। तो आज दोनों दिग्गज उत्तर प्रदेश के हैं, वो दोनों दिग्गज वहां पे रहेंगे और माना जा रहा है कि आज जहां एक तरफ प्रयागराज को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, साथ ही साथ होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है मनीष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे भेंट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोनीलाल पटेल की जयंती के आयोजन पर घमासान, अपना दल कामरेवादी को नहीं मिली कार्यक्रम की अनुमति, तो एलडीए ने पल्लवी पटेल के आवेदन को निरस्त किया है। पुलिस ने अनुमति न मिलने पर आवेदन निरस्त हुआ है। 2 जुलाई को अपना दल संस्थापक सोनीलाल पटेल की जयंती पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी। अपना दल एस ने कार्यक्रम की पहले ही करा रखी थी बुकिंग। कार्यक्रम की अनुमति न मिलने पर पल्लवी पटेल नाराज हुई है। अनुमति नहीं मिली तो सड़क पर जयंती मनाने की चेतावनी दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलेंगी पल्लवी पटेल। तो आपको बताते हैं कि दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल की पार्टी कुर्मी वोटर्स को साधने में जुटी हुई है। दोनों बहनों की राजनीति का आधार कुर्मी वोटर बैंक है। यूपी में यादव के बाद सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर्स हैं। दोनों बहनों की नजर इसी वोट बैंक पर है। अपना दल एस का बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो वहीं अपना दल कामरेवादी का सपा के साथ है। तो अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने अपने कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। सोनीलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में जातिवार जनगणना की जरूरत पर व्याख्यान भी दिया जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि सोनीलाल पटेल की जयंती पर अनुप्रिया पटेल ने कौन कौन से नेताओं को बुलाया है। अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने अपने कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुख्य अतिथि बनाया है। उनके इस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और महाराष्ट्र से आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी शामिल होंगे। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान और निषाद पार्टी के संजय निषाद को भी बुलाया गया है। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, एक बार फिर से ये 2 बहनों के बीच परिवार में ये तकरार देखने को मिली है सोनीलाल की जयंती पर। इससे पहले भी जो तस्वीरें आई थी, जिस तरह से पूरे कार्यक्रम को लेकर, जयंती मनाने को लेकर, पिछले साल भी यही तस्वीरें देखी थी किस तरह से एक दूसरे के प्रतिष्ठान में, जिस तरह से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और इसकी अनुमति ना मिलने पर कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल नाराज नजर आई हैं। रितु, देखिए एक बात बता दूं कि अपना दल एस और अपना दल कामेरावादी दोनों एक ही जगह चुनते हैं अपने आयोजन के लिए। पिछली बार भी आपने सही जिक्र किया कि पिछली बार की तरह ही एक तरीके से, पूरी तरीके से एक पिक्चर आप कह सकते हैं उसका दोबारा टेलीकास्ट होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे ही कुछ आयोजन था, ऐसे यही आयोजन था अपना दल का, और दोनों बहनों ने एक ही प्रतिष्ठान, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो कि बड़ा एक आयोजन स्थल है, वहां पे किया था। उसके बाद किस तरीके से पल्लवी पटेल और उनकी जो माता जी हैं कृष्णा देवी, उन्होंने किस तरीके से एक हाई वोल्टेज ड्रामा किया था कि उनको जमीन, उनको जगह नहीं दी गई, उनको अनुमति नहीं दी गई। हालांकि अभी भी उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बुक कराया था, पर एलडी की तरफ से एक नोटिस भी उनको दिया गया है कि यहाँ पे आपने जितने लोगों को बोला है उतने लोगों की जगह नहीं है, इसलिए जगह की जो क्षमता के अधिक आने के कारण आपका जो आवेदन है उसको निरस्त किया जाता है। हालांकि अब इसको लेके कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि पल्लवी पटेल, क्योंकि कृष्णा पटेल की पार्टी से आती, कामेरावादी से आती हैं, उनका आरोप है कि राजनीतिकरण के वश इनको कार्यक्रम में अनुमति नहीं दी गई, सिर्फ क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव और नीतीश कुमार को बुलाया था। वही हम बात करेंगे अनुप्रिया पटेल की, जो कि अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। निश्चित तौर से 2024 का चुनाव है और आपको उत्तर प्रदेश जैसा बड़े राज्य में आना है, और आप जब पटेल जो कुर्मी वोट बैंक है उसको देखेंगे रितु, तो जो प्रयागराज की जो बेल्ट है वहां से लेके मिर्जापुर की बात करेंगे, आप वाराणसी की बात करेंगे, तो पटेलों का वोट बैंक बहुत अच्छा खासा माना जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि अपनी सहयोगी दल को किसी तरीके से नाराज किया जाए, और अपना दल एस भी उत्तर प्रदेश में अपनी कहीं ना कहीं ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुला रखा है, रामदेव अठावले को बुला रखा है, चिराग पासवान को बुला रखा है, जितिन मांझी को बुला रखा है, साथ ही साथ संजय निषाद को। तो अपने जो सहयोगी दल है उनको बुला के कहीं ना कहीं एक मंच पे साझा करके पटना के जो विश्व के एकता का
ताकत दिखाया गया था, उसकी उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी झलक देने का काम करती नजर आ रही है। हालांकि आयोजन स्थल को स्थगित कर दिया गया है कमेरावादी के लिए। अब देखना होगा कि पिछली तरह की तरह हाई वोल्टेज ड्रामा होता है कि पल्लवी पटेल जब अखिलेश यादव से मिलेंगी, उनसे कोई हल निकाल के कहीं दूसरी जगह आयोजन करती हैं, ये देखने वाला मंजर रहेगा। हालांकि 2 तारीख है, परसों का दिन है, क्योंकि 2 ही दिन समय है। ऐसे में एक बड़े आयोजन के लिए बड़ा सभा स्थल मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को बुला रखा है कमेरावादी ने, उतने बड़े आयोजन के लिए उनको जगह ढूंढना, और ऐसे मौसम में जब बारिश का सीजन है ऋतु, तो खुले में कराना उचित नहीं होगा। क्या एक बार फिर से इस बारिश के मौसम में एक बार आपको फिर से अपना दल की दोनों बहनों के बीच तपिश देखने को मिलेगी? ये देखने वाला मौका होगा, जहां एक तरफ अपना दल एस अनुप्रिया अपनी ताकत दिखाती नजर आएंगी, वहीं पल्लवी पटेल एक बार फिर से अपने आयोजन में अपने लिए एक कहीं ना कहीं जगह ढूंढने का प्रयास करती नजर आएंगी। देखना होगा कि किस तरीके से होता है। हालांकि इसका पूरी तरीके से राजनीतिकरण होता हुआ आया है। 2021-22 में हमने देखा था, चुनावी समर था, तब भी किस तरीके से इसका आयोजन करके एक सीन क्रिएट किया गया था। और इस बार फिर से अब 2023 है, 2024 का जो चुनाव है वो सर पे है, और ऐसे में दोनों बहनें चाहेंगी कि अपनी ताकत दिखा सके। अब देखना होगा कि 2 जुलाई को जब दोनों बहनें अपने पिता की जयंती मना रही होंगी, उस समय शासन प्रशासन के ऊपर आरोप लगाने के लिए पल्लवी पटेल किस तरफ खड़ी होती हैं और अनुप्रिया पटेल अपने आयोजन को किस तरह से सफल बनाती हैं। ऋतु, ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल तेज हो गई है। संसदीय पैनल ने विधि आयोग को 3 जुलाई को बुलाया। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आयोग को बुलाया गया है। पीएम मोदी ने यूसीसी को लागू करने पर जोर दिया है। इस हफ्ते की शुरुआत में यूसीसी को लागू करने पर जोर दिया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि समान नागरिक संहिता है क्या। इसे अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। तो यूसीसी को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में यूसीसी को लागू करने पर जोर दिया गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल अब तेज हो चुकी है। तो समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आयोग को बुलाया गया है और पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर जल्द से जल्द इसे लागू करने की बात कही है। तो वहीं आइए आपको बताते हैं कि समान नागरिक संहिता है क्या। इसे अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है कि एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट है। इस वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह के सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसीलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द होंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों हो रहा है, आइए आपको वो भी बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले का मत है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने का जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नजर से देखना है। कई मुस्लिम धर्मगुरु यूसीसी को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यता और आस्थाएं होती हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में यूसीसी को लेकर बहस जारी है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पर यूसीसी लागू किया जा चुका है। आइए आपको वो भी बताते हैं वो कौन से देश हैं। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे देश यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।